नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से लेके आते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से एग्जाम में उसमें से जो हो वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन सब के बारे में चर्चा होती है और उस टॉपिक को जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से हम जो हो वो फिनिश करते हैं। टॉपिक का जो हम सिलेक्शन करते हैं उसके हमारे पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता दोस्तों कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके जो है वो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में जो है वो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो एक लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कहीं पे भी जो है वो यूट्यूब पे आप उस लिस्ट को जो है वो मंगवा सकते हो। वो आपको लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। और उस लिस्ट को जब आप असेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये जो है वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड जो है वो हमारे पास में रिजल्ट है। सोच समझ के बहुत मेहनत करके जो है वो लिस्ट बनाएगी है। तो वहां से हम टॉपिक लेते हैं। और दूसरा हमारे पास में सोर्स आता है दोस्तों आपके कमेंट। जिन बच्चों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो है वो दिक्कत आती है, वो बच्चे उसको कमेंट करके कहते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो बड़ा टफ है, इसमें हमें समझने में जो है वो दिक्कत आ रही है, इसको जो है वो आप फिनिश करवा दीजिए। तो उस टॉपिक को जो है वो हम ले लेते हैं और उसको जो है वो फिनिश करवाते हैं। क्लियर है। तो हमारा मेन पर्पज है कि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम जो आपको टाइम ले रहे हैं आपका, वो टाइम एटलीस्ट आपके लिए इफेक्टिव होना चाहिए। उस टाइम में आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ नया सीखो, ताकि एग्जाम की दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो और आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज का है एक टॉपिक है, वो है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, या जो है वो इसको टीएमटी के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड मिल टेस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। कहीं ना कहीं आपने नर्सिंग के टाइम पे या हो सकता है नर्सिंग के बाद जो है वो इस टेस्ट के बारे में देखा होगा, सुना होगा, या फिर कभी ना कभी जो है वो प्रोसीजर किया भी होगा। ठीक है। तो इसी को हम ले लेते हैं और इसको हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो ट्रेडमिल टेस्ट है वो दोस्तों बेसिकली इसका हम अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन ये है कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है कि जैसे हम हर एक्टिविटी बढ़ाते हैं और हमारे पास में हार्ट के ऊपर जो है वो लोड पड़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो उस टाइम पे हमारे पास में हार्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है। या उस को जो है वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, उसके लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। इवन बहुत सारे जो है वो स्पोर्ट्समैन हैं या एथलेटिक्स है, उनको भी इस टेस्ट से जो है वो गुजरना पड़ता है कि जो आप एक्टिविटी या जो आप एक्सरसाइज या जो आप परफॉर्मेंस वहां पे देना चाहोगे, उसको सहन करने की कैपेसिटी आपके हार्ट के अंदर है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए भी जो है वो ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो किया जाता है। बेसिकली मैं बात बताऊं कि फिजिकल एक्टिविटी जब बढ़ती है तो उसके बाद में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। उस ऑक्सीजन कंजप्शन को और उस ब्लड सप्लाई को हमारा हार्ट कैसे डील करता है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों ट्रेडमिल टेस्ट, या इसका दूसरा नाम हो गया हमारे पास में एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है। तो वन बाय वन करके लेते हैं और कैसे किया जाता है, क्या इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं किस तरीके से हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, इन सबको जो हो यहाँ पे चर्चा में लाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट को जो है वो हम एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है। तो टीएमटी और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट इज ए नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू इवेलुएट हाउ टू हार्ट परफॉर्म अंडर द फिजिकल स्ट्रेस। यानी कि टीएमटी या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है वो एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें हम इवेलुएट करते हैं कि फिजिकल स्ट्रेस के टाइम पे हमारा हार्ट किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। इट इज मेनली यूज टू डिटेक्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज और असेस हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली जो है वो किसके लिए किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है। सीएडी आपने देखा होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हालांकि सीएडी को जो हो मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर हार्ट रिदम की प्रॉब्लम्स को हम कैसे जो है वो असेस करते हैं, कैसे जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, वो हम इसके अंदर जो है वो करते हैं। यानी कि बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में
कोरोनरी आर्टरी है वो किसको सप्लाई देती है दोस्तों, हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, अब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, दो प्रॉब्लम होती है, एक तो होता है हमारे पास में एथेलरोस्क्लेरोसिस और एक होता है हमारे पास में आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल आर्टरी है, किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज इसके अंदर जो है वो नहीं है और बिल्कुल सही तरीके से जो है ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये नैरोइंग ऑफ आर्टरी है, यानी कि आर्टरी जो है वो नैरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के अंदर जो है वो लिपिड डिपोजिशन हो चुका है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं या फिर जो है वो VLDL, ठीक है, वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिपिड जो है वो डिपोजिट हो चुका है और प्लग फॉर्मेशन बना चुका है। प्लग फॉर्मेशन इन द सेंस यहाँ पे जो है वो इसको ब्लॉक कर चुका है। अब इसको ब्लॉक कर चुका है तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ये इतना बड़ा ल्यूमन था, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा ल्यूमन था, अब वो ल्यूमन जो है वो इतना सा रह जाएगा, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो आगे जो है वो हमारे पास में हार्ट के जो टिश्यू है, ठीक है, या हार्ट के जो सेल्स है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पे जो है वो नैरो आ चुका है। भाई किसी भी चीज में पाइप में अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इन सबको जो है वो अर्ली डिटेक्शन के लिए हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों पर्पज, यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट का जो है वो क्या पर्पज है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्पज आ गया टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कि साइन ऑफ इस्चीमिया। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है ब्लॉकेज है या नहीं है, या ब्लॉकेज है तो कितना है, इन सबको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया, टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट आ गया टू असेस हार्ट रिदम ड्यूरिंग एक्सर्जन। एक्सर्जन का मतलब हो गया हमारे पास में, एक्सर्जन बोलते हैं इसको बेसिकली जो है वो, कि जब हमारे पास में जब तनाव बढ़ता है, ठीक है, तो जब हमारे पास में एक्सरसाइज करते हैं, जब स्ट्रेच बढ़ता है, तो उस टाइम पे हमारे पास में हार्ट की जो है वो क्या रिदम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू इवेल्युएट एक्सरसाइज टॉलरेंस इन ए पेशेंट विथ हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज से कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उसमें कितनी एक्सरसाइज की जो है वो टॉलरेंस कैपेसिटी है, किस लेवल तक जो है वो उस एक्सरसाइज को जो है वो सफर कर सकता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग स्टेज होती है, हर 3-3 मिनट के अंदर हम स्पीड बढ़ाते हैं, बॉन्ड बढ़ाते हैं और ये सारी चीजें देखी जाती है। यानी कि पहले जो है वो नॉर्मल स्पीड में जो है ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है, 3 मिनट तक चलाया जाता है, फिर हम ECG देखते हैं, उसके बाद में फिर स्पीड बढ़ा दी जाती है। ठीक है, फिर 3 मिनट तक हम देखते हैं, फिर स्पीड बढ़ा दी जाती है। ऐसे टोटल जो है वो 9 स्टेप किए जाते हैं और कहाँ पे क्लाइंट आके जो है वो रुकता है उसको हम असेस करते हैं। नेक्स्ट टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ कार्डियक ट्रीटमेंट और पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन रिकवरी, यानी कि जो कार्डियक ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी क्लाइंट का कार्डियक ट्रीटमेंट ले रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए और मायोकार्डियल इंफार्क्शन से कितनी रिकवरी है उसको जांच करने के लिए हम जो है वो TMT करते हैं। तो काफी ज्यादा है, काफी बढ़िया चीज है। क्या क्या चीजें, ये पहली चीज आ गई कि CAD कोरोनरी आर्टरी के अंदर कितना ब्लॉकेज है उसको फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद हार्ट रिदम को असेस करने के लिए ड्यूरिंग एक्सर्जन, ठीक है, यानी कि तनाव के दौरान जब फुल स्पीड के दौरान हार्ट काम कर रहा है तो उसकी हार्ट की रिदम कैसे है। ठीक है, देन उसके बाद हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो क्लाइंट है वो कितनी एक्सरसाइज को टॉलरेंस कर सकता है और कार्डियक ट्रीटमेंट ले रहा है उसकी इफेक्टिवनेस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन से कितनी रिकवरी हो चुकी है, इन सब का जो है वो असेसमेंट हम जो है वो TMT ट्रेडमिल टेस्ट के द्वारा जो है वो करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिपरेशन फॉर TMT। TMT का प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आए और टेस्ट कर दिया, उसके लिए पहले से जो है वो प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले पेशेंट शुड बी वियर कंफर्टेबल क्लॉथ एंड शूज। ठीक है, बिल्कुल जो है वो क्लाइंट को बोला था कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के आए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइट जो है वो पहन के आ गए धोती कुर्ता, जिससे उनको दौड़ा ही नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट पे जो है वो थोड़ा सा रन करना पड़ता है, जितना वो कर सके उस हिसाब से रन जो है वो करना पड़ता है। तो कंफर्टेबल जो है वो क्लॉथ और जूते जो है वो पहन के आने चाहिए। उसके बाद अवॉइड ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग एटलीस्ट 2 to 3 आवर बिफोर द टेस्ट।
यानी कि टेस्ट शुरू करने से पहले या टेस्ट देने से पहले एटलीस्ट जो है वो 2 से 3 घंटे पहले जो है वो ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इन सबको जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट, जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है, जैसे हमारे पास में मेटाप्रोलोल है, लोबेटोलोल है, ठीक है, प्रोपेनोलोल है, ये सारे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है। तो जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है और जो सर्टेन मेडिकेशन जो है वो विथ होल्ड करनी चाहिए विथ डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर्स की एडवाइस लेके जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को जो है वो होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, पहले एक्सप्लेन करोगे कि हम ये आपके साथ में जो है वो टेस्ट करें, इसमें आपको जो है वो इस तरीके से ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे, फिर आप इस ट्रेडमिल पे जो है वो आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, सारे प्रोसीजर के बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है और इसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी जो है वो ले लिया जाता है। तो ये प्रिपरेशन हो गई हमारे पास में ट्रेडमिल टेस्ट की। उसके बाद आता है हमारे पास में प्रोसीजर्स ऑफ टीएमटी, यानी कि किस तरीके से जो हम परफॉर्म करेंगे, क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, यहाँ पे जो है वो 10 से 12 इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेसमेंट कर दिए जाते हैं फॉर ईसीजी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया गया है, बीपी कप बांध दिया गया है। ठीक है, ताकि कंटिन्यूस जो है वो ईसीजी मॉनिटरिंग हम जो है वो इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जो है वो कर सकें। 10 to 12 ECG electrodes are attached to the patient chest for continuous ECG monitoring, यानी कि जब तक टेस्ट चलेगा तब तक की कंटिन्यूस जो है वो ECG मॉनिटरिंग जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग बेसलाइन रीडिंग। सबसे पहले जब क्लाइंट प्रोसीजर शुरू कर रहा है उससे पहले की रीडिंग जो है वो हम नोट कर लेंगे। रेस्टिंग टाइम की ECG, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे क्लाइंट को सबसे पहले बीपी, ईसीजी स्टार्ट होने से पहले, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले जो है वो हम सारी चीज को जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो ट्रेडमिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेडमिल एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की जाती है। ट्रेडमिल स्टार्ट जो है वो करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट वर्क ऑन ट्रेडमिल दैट ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्पीड एंड इंक्लाइन एवरी 3 मिनट्स कार्ड ब्रूसी प्रोटोकॉल। ब्रूसी प्रोटोकॉल के अनुसार जो है वो हर 3 मिनट के बाद जो हम स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो ब्रूसी प्रोटोकॉल है उसके तहत कैसे किया जाता है, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में प्रोटोकॉल। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे टोटल 9 स्टेज है, ये आप जो देख रहे हो ये हमारे पास में टोटल 9 स्टेज है। ठीक है, 7 तो ये होगी और ये 0 और 0.5 स्टेज। इसमें हम लेते हैं दोस्तों स्पीड हम लेते हैं शुरुआती 3 स्टेज के अंदर जो है वो 1.7 माइल्स पर आवर की स्पीड होती है। माइल्स जानते हो, 1 किलोमीटर के अंदर एक किलोमीटर के अंदर जो हो 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1 माइल्स होती है। ठीक है, 1 माइल्स जो है वो होती है 1.5 किलोमीटर के अंदर जो हो, तो ये माइल्स पर किलोमीटर की जो है वो स्पीड होती है। देन उसके बाद जो हर 3 मिनट पे जो है वो ग्रेड बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद जो है वो हम स्पीड बढ़ा दी जाती है। पहले जो है वो 0 ग्रेड रखा जाता है, फिर 5 ग्रेड, फिर 10 ग्रेड रखा जाता है। उसके बाद ग्रेड तो लगातार जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, स्पीड भी जो है वो हमारे पास में धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, फिर 2.5 माइल्स पर आवर रखा जाता है, फिर उसके बाद 3.4 माइल्स पर आवर रखा जाता है, फिर 4.5 माइल्स पर आवर रखा जाता है, फिर 5 माइल्स पर आवर, फिर 5.5, देन 6 माइल्स पर आवर रखा जाता है। और हर स्टेज के दौरान जो है वो 3 मिनट्स का जो है वो गैप होता है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि ट्रेडमिल टेस्ट में जो है वो स्टेज होती है उसके अंदर कितना जो है वो ड्यूरेशन रखा जाता है। तो जो भी स्टेप है उसमें 3 मिनट दिया जाता है। 3 मिनट तक जब जैसे ही वो सहन कर चुका फिर स्पीड बढ़ा दी जाती है, फिर 3 मिनट तक जो है वो टेस्ट किया जाता है, फिर स्पीड बढ़ा दी जाती है, जहां तक वो टॉलरेट कर सकता है उस तरीके से जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में ट्रेडमिल एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की जाती है। पेशेंट वर्क्स ऑन ट्रेडमिल दैट ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्पीड एंड इंक्लाइन एवरी 3 मिनट्स कार्ड ब्रूसी प्रोटोकॉल। ये भी ध्यान रखना है कि ये ब्रूसी प्रोटोकॉल के तहत जो है वो ये चार्ट है जो मैंने आपको शो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे जैसे हर स्टेप के अंदर देखा था उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, हर 1 मिनट की जो है वो मॉनिटरिंग होती है। ईसीजी,
हार्ट रेट, बीपी, सिम्टम्स लाइक चेस्ट पेन, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आर क्लोजली ऑब्जर्व। ठीक है, ईसीजी को, हार्ट रेट को, बीपी को, ये सारे जो है वो क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं। और साथ के साथ अगर चेस्ट पेन क्लाइंट को हो रहा है, फटीग हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, इनको हम क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टर्मिनेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का हम टर्मिनेशन कब करेंगे, कब हम कहेंगे कि हाँ अब टेस्ट जो है वो पूरा हो चुका है। तो टर्मिनेशन के लिए आपको पता ही है कि अगर या तो पहली चीज जो है वो कि टेस्ट कंप्लीट कर लें, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, बेसिकली हार्ट डिजीज वालों के लिए किया जाता है। तो अगर टेस्ट जो है वो हम कब फिनिश करते हैं, टेस्ट हम फिनिश करते हैं कि या तो हमारे पास में जो है वो कंप्लीटली जो है वो उसको फुल क्राइटेरिया कर ले। द टेस्ट स्टॉप्ड व्हेन, कब किया जाता है, द पेशेंट कंप्लीट द प्रोटोकॉल, यानी कि 3-3 मिनट की में पूरा स्टेज कंप्लीट कर लें। तो ये तो वही एथलेटिक्स और वही सारी चीजें जो है वो कर पाते हैं जिनको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो या तो पूरे प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो कर ले, यानी कि ये जिस तरीके से पूरी की पूरी 9 स्टेज जो है वो कंप्लीट कर ले, पूरे आधे घंटे का टेस्ट जो है वो फिनिश कर ले, तब इस टेस्ट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, टारगेट हार्ट रेट इज अचीव्ड। टारगेट हार्ट रेट रखी जाती है दोस्तों कि अगर हार्ट रेट 220 से ऊपर पहुंचने लग गई है तो फिर हम जो है वो आगे ट्रेडमिल नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम हार्ट रेट है। एक्सरसाइज के दौरान जो है वो हार्ट रेट बढ़ती है, अगर हार्ट रेट 220 तक पहुंच जाती है, ये हमारे पास में टारगेट होती है। ठीक है, तो फिर हम ये टेस्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। अगर हार्ट रेट 220 तक जाने लग गई है फिर हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एबनॉर्मल ईसीजी चेंजेज अगर, जैसे हम ट्रेडमिल टेस्ट करवा रहे हैं, मान लीजिए 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में या 6th स्टेज में हमें ईसीजी में जो है वो चेंजेस नजर आने लगे, ठीक है, इस्चीमिया नजर आने लग गया, तो फिर हम इस टेस्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। यानी कि अब इसका हार्ट जो है वो ज्यादा लोड नहीं ले रहा है, इसकी मोटर जो है वो ज्यादा पावर की नहीं है, तो हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। या फिर पेशेंट डेवलप चेस्ट पेन, डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि या फिर क्लाइंट जो है वो चेस्ट पेन से सफर करने लग जाए, डिजीनेस से, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो क्लाइंट के अंदर दिखने लग जाए, तो हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। या एक्सेसिव इंक्रीजिंग और ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, सडनली या तो बीपी इंक्रीज हो जाए या सडनली बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो भी हम इस स्ट्रेस टेस्ट को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गई चीज, कुछ कंडीशन है जिसमें हम इस टेस्ट को टर्मिनेट करते हैं। पहली तो यही होगी कि अगर वो सारे प्रोटोकॉल को सही तरीके से जो है वो कंप्लीट कर चुका तो हम टर्मिनेट करेंगे। जब टेस्ट सारा सब सक्सेसफुल हो ही चुका है तो हम टर्मिनेट करेंगे। अगर हार्ट रेट हमारे पास में 220 से ऊपर पहुंच गई है तो हम टर्मिनेट कर देंगे। अगर किसी भी प्रकार से ईसीजी में कोई चेंजेज आया तब हम टर्मिनेट कर देंगे। अगर क्लाइंट जो है वो पेन, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग से सफर कर रहा है तो हम इस टेस्ट को जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। और अगर एक्सेसिव जो है वो बीपी बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर सडनली जो है वो डिक्रीज हो गया तो इस टेस्ट को जो है वो हम टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट रिकवरी। पोस्ट टेस्ट रिकवरी जो है वो किस तरीके से करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पेशेंट को जो है वो मॉनिटर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, और कूल डाउन रखा जाता है इफ एनी लेट सिम्टम्स ऑफ ईसीजी चेंजेस। यानी कि टेस्ट जो हमने प्रोटोकॉल डिसाइड किए थे या ऊपर वाली कोई भी कंडीशन को में एक कंडीशन आएगी जिससे हम इस टेस्ट को जो है वो फिनिश समझ लेंगे। फिनिश समझने के बाद में जो है वो क्लाइंट को एक जगह जो है वो कूल डाउन रखा जाता है, आराम से जो है वो बैठा के आराम करवाया जाता है, और कोई भी ईसीजी लेट ईसीजी चेंजेस आते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, और बाकी कोई भी चीज नहीं की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है वो कौन कौन सी आएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपको पता ही है दोस्तों कि नॉर्मल टीएमटी रिजल्ट क्या होगा और एबनॉर्मल टीएमटी रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम टीएमटी टेस्ट करवाते हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई चेस्ट पेन नहीं है तो अच्छी बात है, ये नॉर्मल रिजल्ट है। और अगर चेस्ट पेन या एंजाइना हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सीएडी है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, नो एसटी सेगमेंट चेंजेस, किसी भी प्रकार से जो है वो ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन है या एलिवेशन है तो कहीं ना कहीं जो है वो इस्चीमिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो इस्चीमिया को डिनोट कर रहा है। या तो एसटी डिप्रेशन होगा, ये हमारे पास में पी देन क्यू देन आर देन एस टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो या तो हमारे पास में एसटी डिप्रेशन होगा, ये जो है वो
ठीक है, डिप्रेशन होगा या फिर ये एलिवेशन होगा, यानी कि इस तरीके से P देन Q देन R S ऐसे एलिवेशन होगा, ये T। तो इस तरीके से जो है वो चेंजेस आएंगे तो हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है गुड एक्सरसाइज टॉलरेंस। अगर सारे स्टेप अच्छी तरीके से किए हैं तो ये हमारे पास में नॉर्मल टीएमटी रिजल्ट है। पुअर टॉलरेंस यानी कि नहीं सहन कर पा रहा तो ये एबनॉर्मल टीएमटी रिजल्ट है। देन हार्ट रेट बीपी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं एप्रोप्रिएटली ऑफ कोर्स। जब हम एक्सरसाइज करेंगे रन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बीपी और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक पर्टिकुलर मैनर में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर राइज एंड फॉल हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है सडनली डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये एबनॉर्मल टीएमटी जो है वो रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसके अंदर हम जो है वो टीएमटी नहीं कर पाते हैं या स्ट्रेस टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आती है रिसेंट हार्ट अटैक। अभी कुछ ही दिनों में जो है वो क्लाइंट को एमआई या हार्ट अटैक का जो है वो दौरा आया है, तो उस कंडीशन में हम कभी भी स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी जो है वो नहीं परफॉर्म करते। नेक्स्ट सीवियर अरोटिक स्टेनोसिस। अरोटिक स्टेनोसिस आपको पता ही है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास में जो है वो हार्ट है, ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है और ये इसके जो है वो हमारे पास में 4 चैम्बर हो गए, तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों अरोटा, ये हो गया हमारे पास में अरोटा। क्लियर है, ठीक है। अगर हमारे पास में अरोटा जो है वो स्टेनोसिस इन द सेंस नेरोइंग हो जाए, ठीक है, अरोटा जो है वो नेरो हो जाए, तो अगर सीवियर अरोटा नेरो है तो भी हम टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, यानी कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन कंडीशन में है तो भी हम जो है वो टीएमटी नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना इन द सेंस कि क्लाइंट को चाहे रेस्ट के टाइम पे हो या स्ट्रेस के टाइम पे हो एंजाइना है, उसको हम बोलेंगे दोस्तों अनस्टेबल एंजाइना, तो भी हम जो है वो नहीं करेंगे। सीवियर एरिथमिया। सीवियर एरिथमिया का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, तो भी हम जो है वो नहीं करेंगे। एंड हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो टीएमटी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, यानी कि रिसेंट अगर एमआई अटैक आया तो नहीं करेंगे, एरोटिक स्टेनोसिस है तो हम टीएमटी नहीं करेंगे, अनकंट्रोल्ड बीपी है तो हम टीएमटी नहीं करेंगे, अनस्टेबल एंजाइना है, सीवियर एरिथमिया है या हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो इन किसी भी कंडीशन में हम जो है वो टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में की पॉइंट्स। की पॉइंट्स की बात करें हम, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला चीज नॉन द ब्रूसी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड एक्सरसाइज स्टेजेज। तो ब्रूसी प्रोटोकॉल का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं पूछूं तो दोस्तों एग्जाम में पूछा था कि ब्रूसी प्रोटोकॉल जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है या किस में लिया जाता है, तो टीएमटी में लिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें भी डिटेल से एग्जामिनर पूछता है कि ब्रूसी प्रोटोकॉल के अंदर कितनी स्टेज होती है, तो स्टेज की अगर हम बात करें तो टोटल 9 स्टेज होती है। अगर ब्रूसी प्रोटोकॉल के अंदर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो एवरी 3 मिनट्स होती है, ठीक है। ये एग्जाम में बेसिकली जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बी एबल टू रिकॉग्नाइज साइन टू स्टॉप द टेस्ट, ठीक है, यानी कि कब हमें टेस्ट को जो है वो स्टॉप करना है इसका रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि कोई भी एसटी चेंजेस तो नहीं है, चेस्ट पेन तो नहीं है, सडनली बीपी जो है वो ड्रॉप तो नहीं है, हार्ट रेट ड्रॉप तो नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अंडरस्टैंड नॉर्मल वाइटल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि नॉर्मल वाइटल साइंस के अंदर या हम कहें कि एक्सरसाइज के अंदर क्या नॉर्मल वाइटल साइंस का रिस्पॉन्स होता है। तो दोस्तों जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है, बीपी भी इंक्रीज होता है, लेकिन वो एक ग्रेजुअली और एक राइट मैनर में जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर पेशेंट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टेस्ट। टेस्ट के बाद बिफोर और ड्यूरिंग अच्छे तरीके से जो है वो क्लाइंट को मॉनिटर करना है। बी अवेयर ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर इन केस ऑफ कार्डियक इवेंट्स। अगर जो है वो कोई भी कार्डियक की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें जो है वो बी अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन। लिमिटेशन वैसे हमने जो है वो थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी लिमिटेशन हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में जो है वो नेवर मिस माइल्ड एंड अर्ली सीएडी, ठीक है, यानी कि कभी भी जो है वो शुरुआती स्टेज है या शुरुआती सीएडी है उसको मिस नहीं करना है। एंड नॉट सुटेबल पेशेंट हु कैन नॉट वॉक और एक्सरसाइज। हमें टीएमटी करना है और क्लाइंट ढंग से चल नहीं पाता है
मान लो उसको नी की सर्जरी हुई है या एम्पुटेशन हो रखा है, तो उसमें भी हमारे पास में टीएमटी की लिमिटेशन आ जाती है कि हम उसमें स्ट्रेस टेस्ट जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम दौड़ाएंगे कैसे जब उसके पास में पैर ही नहीं है दौड़ने के लिए, तो कैसे जो है वो दौड़ाएंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में अल्टरनेटिव टेस्ट इफ टीएमटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि अगर किसी क्लाइंट में टीएमटी जो है वो पॉसिबल नहीं है तो कौन कौन से अल्टरनेटिव टेस्ट होते हैं जो कि इसकी जगह ले सकते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास में दोस्तों फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, यूजिंग डोबुटामाइन एंड एडिनोसिन। एडिनोसिन और डोबुटामाइन यूज करके जो है वो हार्मोन्स के द्वारा जो है वो हम फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्ट्रेस इको, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। अगर टीएमटी पॉसिबल नहीं है तो हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इवन आजकल जो है वो 90% जो है वो इको ही करवाया जाता है, जिसको हम 2D इको के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल इको। ठीक, तो यही बेसिकली जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। अगर किसी में जो है वो टीएमटी पॉसिबल नहीं है तो हम न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट जो है वो करवाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में आप कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। हम एज सुन एज पॉसिबल उस क्लास को जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर शामिल करेंगे और उसको जो है वो फिनिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।